देश में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत गहमागहमी हो रही है। एक तरफ बहुत उत्साह है, दूसरी तरफ बहुत हलचल है। कुछ लोग बहुत घबराए हुए हैं। तो ये सारा जो परिदृश्य मैंने देख के मेरे अंदर बहुत कुछ उमड़-घुमड़ रहा था और मैं इसको समझने की चेष्टा कर रहा था। एक हवा में कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बात हुई है जिसको सब लोगों को उद्वेलित कर दिया है। किसी को बहुत सकारात्मक रूप में और कुछ लोगों को बहुत बेचैनी भी हो रही है। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि हमारे देश में बहुत तरह के क्या कहें इसकी बात होती है कि बहुत ये हमारा समाज बहुत तरह से डिवाइडेड है, हिंदू मुस्लिम, गरीब अमीर, जातियों में और नॉर्थ साउथ की आजकल बात होने लगी। तो ये जो है इसको लेकर के मैं सोच रहा था कि सबसे बड़ा डिवाइड तो अपने देश में जो है वो है बिटवीन द सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड एलीट क्लास एंड द नॉन एलीट क्लास। ऐसा नहीं है कि और देशों में एलीट वर्ग नहीं होता है, सब देशों में होता है और हमेशा ही रहता है। लेकिन हमारे देश के एलीट की एक खासियत ये रही है अभी तक कि ये एलीट अपने अपने लोगों से, जो बाकी के लोग हैं, जो मेजॉरिटी में, उनसे पूरी तरह से कटा हुआ है। माने इनके बीच में कोई सामंजस्य ही नहीं रह गया हो। जैसे आप भाषा ले लीजिए, पोशाक ले लीजिए, अमीरी गरीबी के लेंस से नहीं देख रहा हूँ। जो देशी अंदाज के लोग हैं उनका रहन सहन, वो अमीर भी हो तो अलग तरह का है, और जो हैं जो कट गए हैं उनका रहन सहन अलग तरह का हो गया। हाँ, पूजा पद्धति की तो बात ही करनी नहीं है, क्योंकि ये जो कटा हुआ वर्ग है वो तो लगभग पूजा पद्धति से दूर ही है। पर इसमें एक और में होता है, भाषा का इतना बड़ा फर्क नहीं होता, दूसरे देशों में, हमारे यहाँ है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो एलीट क्लास है, ये अपने साधारण से एक तरह से कुछ को साफ-साफ बोलते नहीं है, पर उनको वो सहन नहीं होता, उनकी कोई भी बात। तो वो कभी-कभी वो एक तरह का पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड उनकी तरफ होता है, बेचारगी का एटीट्यूड होता है। परंतु कहीं समानता इस वर्ग में और उस वर्ग में देखने के नज़रिए में भी कोई समानता नहीं है। मतलब वो अपने को श्रेष्ठ मानते ही हैं हर लिहाज से। अपने को पढ़ा-लिखा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, अपने को बिल्कुल कटे हुए हैं। और इसकी जो ज ये रोग आज का नहीं है, ये रोग 200-250 साल पुराना है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि मुझे वो बेंटिक का जो एक चिट्ठी में जो उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, बेंटिक जो ये बंगाल के उस समय बंगाल में राजधानी थी अंग्रेजों की, और वो गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा था कि ये जो पढ़ा-लिखा वर्ग है भारत का, वो अब अपने तौर तरीकों को से अलग हो गया, वो उसको नहीं करता। और उन तौर तरीकों में जो मुख्यतः उन्होंने जिसको वहाँ पे बताया एग्जाम्पल के तौर पे, वो था दान दक्षिणा, क्योंकि यहाँ का आदमी बहुत दान दक्षिणा करता है, हिंदू मुसलमान दोनों ही। तो वो जो दान दक्षिणा देना उसने बंद कर दिया है, और अब वो बचे बचे हुए पैसे को हमारी नकल करने या हमको खुश करने में खर्च करता है, ये उसका उसमें लिखा हुआ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने अपनी चीजों को छोड़ दिया, और ये आज तक चला आता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में इस तरह का कटाव बिटवीन द एलीट एंड द ऑर्डिनरी पीपल, जो मेजॉरिटी में होते हैं, उनके बीच में इतना बड़ा फर्क होगा। वीएस नॉयपॉल ट्रिनिडाड में रहते थे, भारतीय मूल के थे। कई पीढ़ियों पहले उनका परिवार वहां चला गया था। एक जमाने में शायद बात 60 के दशक में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उनकी एक किताब है, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन। ये हम लोगों ने इग्नोर किया है इस चीज को। सदियों से हमने इस चीज की अनदेखी की है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये वुंड है क्या, ये घाव है क्या। ये घाव हमारे बहुसंख्य समाज का ही नहीं है, हमारे एलीट वर्ग का भी घाव है। ये हमने इसकी
कंप्लीट अनदेखी की, और ये हमारे एलीट क्लास के लोगों ने इसकी मरहम के लिए अपने को दूसरों की नकल करके वहां से कूद करके ये इस संसार में रहने लगे, जिसमें ये नकल करने लगे उनकी जिनको ये श्रेष्ठ मानने लगे थे, और इस चक्कर में इन्होंने अपना पूरा अपने को काट लिया हमारे बहुसंख्य समाज से। इसकी हीलिंग हो रही है, मुझे ये लगता है, और ये बहुत जरूरी है। ये हीलिंग प्रश्न जो बहुसंख्य समाज का है सिर्फ हिंदुओं का नहीं, ये मुसलमानों का भी है। मैं इसको बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ। पर वो कौन कौन से मुसलमान? मुसलमानों को मैं दो भाग में विभाजित करता हूँ। एक वो जो सत्ता के नजदीक रहे हैं, आज से नहीं हमेशा से, सदियों से, और एक वो समाज जिसका धर्म परिवर्तन किया गया और वो आज भी हिंदुओं के ज्यादा नजदीक है। अगर ये मुल्ला मौलवी बीच में ना आए और इनको भड़काए नहीं, तो ये सांस्कृतिक तरीके से हम लोगों के ज्यादा नजदीक है। इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक तरफ इनको जबरन, ज्यादातर को जबरन इनका धर्म परिवर्तन किया गया और इनको बहकाया गया। लेकिन इनको जिस दिन ये बात समझ में आएगी, और मुझे लगता है ये आएगी इनको बात समझ, कि ये जो पीड़ा है ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, इनकी भी है। जब इनका धर्म परिवर्तन किया गया होगा तो ये जो पीड़ा रही होगी, आज एक तरह की और कल दूसरी तरह की इनको बनना पड़ा, वो पीड़ा खासकर महिलाओं में, वो घाव कई सदियों तक रहा हो, कई पीढ़ियों तक रहा हो। वो फिर से इनको याद आएगा तो ये लोग भी, मुझे लगता है कि वापस इस तरफ मुड़ेंगे। और इस चीज पे हमको ध्यान देना चाहिए। अन्याय सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं हुआ, ये यहाँ के मुसलमानों के साथ भी हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है और ये जो चर्निंग अभी हो रही है, उसमें ये बहुत बड़ा ये भी एक घटेगा कि अल्टीमेटली हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। मुसलमान हिंदुओं के करीब आएंगे, हमारा बहुसंख्य मुसलमान वर्ग हिंदुओं के करीब आएगा। तो हमको ये सब चीजों के प्रति हम आंख खोल के देखें, और जहां हमको लगे कि हमारा कुछ पॉजिटिव रोल हो सकता है उसको हम करें, ऐसा मुझे लगता है। पर ये जो काल परिवर्तन हो रहा है, इस लय को देखने की बहुत जरूरत है, और देख करके जहां भी हो सके इसके अलाइनमेंट में अपने को लाना, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। अभी तक मैं ये देख रहा हूं कि 1947 से लेके आज तक 2014 तक ये एलीट वर्ग चारों, ये नेहरू जी ने सुनिश्चित किया आजादी के बाद, और उसमें शायद अंग्रेजों की उनको बहुत मदद मिली और बाद में रूसियों की भी मदद मिली होगी एक तरह से, इन दूसरी तरह से। उसमें ये हुआ कि ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के चार स्तंभ होते हैं, वो चारों स्तंभ पे इन एलीट वर्गों का कब्जा हो गया पूरी तरह से। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो प्रेस, मीडिया, इसमें पूरी तरह से इनके हाथ में ये सत्ता चली गई। तो डेमोक्रेसी इन्हीं के बीच में थी। उनको वो लोग 10-15 लाख से लेके 50 लाख 1 करोड़ तक अब हो गए होंगे, उन्हीं के बीच में ये सारी सत्ता घूमती रही। उसमें हमारे आपके जैसे लोग भी होंगे जो डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे थे, पर वो इसी बिरादरी को बिलोंग करते हैं। तो ये लोग जो है ये सत्ता पे काबिज हैं। इसलिए हम लोगों के बीच में जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों के बहुत बार ये निकलता है, वर्ल्ड इज सो स्मॉल, ये दुनिया बहुत छोटी है। छोटी इसलिए है कि हमारी जो दुनिया है, ये जो 50-60 लोगों की, लाख लोगों की, ये घूम फिर के हम जानते हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल जाता है। तो ये नेहरू जी ने, मैं ये मानता हूं नेहरू जी और उनकी कांग्रेस ने ये सुनिश्चित किया कि ये जो कटा हुआ वर्ग है, ये जो एलीट क्लास है, इन्हीं के हाथ में सत्ता रहे। सरकारें आई, सरकारें चली गई। अब हम सबको मालूम है कि 77 में इमरजेंसी के बाद मुरारजी भाई की सरकार आई, जनता दल की, उसके बाद लोकदल की सरकार आई, चौधरी चरण सिंह की, उसके बाद फिर 89 में वीपी सिंह की, उसके बाद फिर से वाजपेयी जी की सरकार, और बीच में चंद्रशेखर जी की भी सरकार आई थोड़े दिनों के लिए। ये सब होते रहा।
लेकिन कोई भी सरकार मैं नहीं मानता कि वो नॉन एलिट क्लास को बिलोंग करती थी। वो बेसिकली एलिट को, अब ये आप कहेंगे, इस पे बहस में नहीं पढ़ूंगा कि चंद्रशेखर जी एलिट थे कि नहीं थे, लेकिन मोटा मोटी जो भी सरकारें चली वो उसमें कोई इसमें सेंध नहीं लगी। ये सत्ता के चारों पाए, फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, ये उसी एलिट वर्ग के कब्जे में रहा। पहली बार 2014 में, और ये बात मुझे धीरे धीरे समझ में आई, मेरे को 2014 में नहीं समझ में आई थी, मुझे धीरे टाइम लगा इसको समझने में, लेकिन ऐसा मैं समझता हूं आज के दिन, दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड टुडे, कि ये जो 2014 में परिवर्तन हुआ, ये बहुत बड़ा परिवर्तन। ये कम से कम ये चार स्तंभों में एक स्तंभ जो लेजिस्लेटिव का संबंध का स्तंभ है, वो कम से कम हिला, उसमें एक क्रैक आया। और नरेंद्र मोदी की वजह से हो या नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की वजह से हो, कुछ हुआ जिसमें ये हिल गया, ये नॉन एलिट क्लास के कब्जे में, या कम से कम उसमें उन लोगों की घुसपैठ हो गई। और ये इस सिर्फ एक चीज ने इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में लाया है, जिसको अभी तक हम लोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी हमारा एलिट यही मानता है कि ये वैसा ही कुछ परिवर्तन है जिस तरह का परिवर्तन वाजपेयी जी के समय में हुआ या उससे पहले हुआ। ये उस तरह का परिवर्तन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन और इसको हमारा एलिट समझ नहीं पा रहा है, तिलमिला तो गया है, उसको बहुत अटपटा लग रहा है, उसको बहुत इससे असहजता महसूस हो रही है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हुआ। ये है कि इसकी वजह से, ये जो क्रैक हुआ है, इसकी वजह से हमारा जो मेजॉरिटी है, एक घुटन से उसको मुक्ति मिली। उसको भी नहीं समझ में आया कैसे ये सब हुआ, लेकिन जब से ये 2014 में ये परिवर्तन हुआ, अभी तक दबा कुचला अपने को महसूस कर रहा था और शायद उसका आदी हो गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एक तो आप ये महसूस करते हैं कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर अगर आदमी स्वीकार कर लेता है, उसको वो नॉर्मल मांगने लगता है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, हमारे बहुसंख्य समाज के साथ, कि उसने अपनी घुटन वाली स्थिति को, उसने अपनी जकड़न को नॉर्मल सा मान लिया। और ये 2014 के बाद ये जैसे कुछ बादल छटने जैसा कुछ हुआ, और उसको शायद ऐसा लगा धीरे धीरे कि अरे, ये जो मैं सांस ले रहा हूं, ये तो अलग तरह की है। अभी तक तो मैं कुछ और तरह की सांस ले रहा था, और उसको एक राहत सी महसूस हुई। ये हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। और इसमें वो उसको लगा कि मैं न सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं, पर अपनी जिस तरह मैं जीना चाहूं वो भी जी सकता हूं। अभी तक सहम के जीता था। उसी वर्ग, ये बहुसंख्य समाज के लोगों को ये लगने लगा था कि हमको अगर इस सत्ता के पावर का हिस्सा बनना है, तो हमको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपना लाइफस्टाइल, अपनी भाषा, अपने तौर तरीके, अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और फिर हमको एक मुखौटा ओढ़ना पड़ेगा जिससे कि हम एलीट क्लास को बिलोंग करें। उसी से मुझे सत्ता मिलेगी। ये बहुत सारे आईएएस अफसरों के साथ हुआ है, जिसको तथाकथित छोटी जातियों के आईएएस अफसर इसी तरह से आईएएस बन गए, तो वो अपने समाज से कट करके इस एलीट क्लास को बिलोंग करने में उनकी बहुत ज्यादा शक्ति जाती है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। इसी तरह से एक प्रोसेस चला छोटा मोटा, पर उसमें भी ये जो यहां से गए बहुसंख्य समाज से इस एलीट माइनॉरिटी में गए, वो लोग अपनी आइडेंटिटी को छोड़ करके एक दूसरी आइडेंटिटी लिए। ये जो दूसरी आइडेंटिटी है, ये सिर्फ ये होमोजेनियस नहीं है, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज है। फ्रॉम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी टू कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, बट है वो एक ही, मतलब एक सेंस में वो एक ही है। इसी की मैं बात कर रहा हूं। ये एलिट जो है कटा हुआ है, कैपिटलिस्ट एलिट भी कटा हुआ है अपने समाज से, बहुसंख्य समाज से, और कम्युनिस्ट तो कटे हुए हैं ही। तो ये जो है, ये परिवर्तन हमारे पिछले 70 साल में जो भी छोटा मोटा ट्रिकल हुआ कि साहब यहाँ से निकल करके लोग उसमें एलिट में घुसे, उससे कोई बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन नहीं आया। ये पहली बार हो रहा है कि बहुसंख्य समाज को ऐसा लग रहा है कि हम अपनी बात अपना तरीके से जी सकते। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा
ये बात है शायद 1944 या 43, 43 या 44 की। गांधी जी पूना की जेल में बंद थे और वहां पे सुशीला नैयर उनकी डॉक्टर थी, डॉक्टर सुशीला नैयर। उन्होंने उनसे पूछा था, ये जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ ये रोमा रोला की किताब में है शायद। अ, वो पूछती हैं सुशीला नैयर गांधी जी से कि बापू आपने ऐसा क्या किया कि यहाँ का दबा कुचला दीनहीन समाज उठ खड़ा हुआ। तो गांधी जी का जवाब ये था कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ जो उनके मन में गहरे में जो बात दबी पड़ी थी और कह नहीं पाते थे, उनको आता भी नहीं था कैसे कहें और वो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, वो पड़ी थी पर उनको वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे। उस बात को मैंने जब कहा तो वो लोगों में एक जान आ गई। ऐसा उनका कहे एग्जैक्टली वो वर्ड्स नहीं है पर ये मैं आपको उसका इंटरप्रिटेशन सुना रहा हूँ। मुझे लगता है जो 2014 के बाद कुछ ऐसा हो कि यहाँ के बहुसंख्य समाज को ये लगने लगा कि हम अपनी बात अपने तरीके कह सकते हैं, जी सकते हैं। और ये बहुत बड़ा, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का मामला नहीं है। मैं तो ये भी देखता हूं कि इसके पहले भी कुछ चीजें हुई हैं, जैसे नेताजी की स्टैचू इंडिया गेट पे लगना, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर, जैसे उज्जैन में महाकाल का मंदिर। अब ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये इसने इन सब चीजों ने और भी तमाम चीजों ने एक तरह की 370 का हटना भी, जिसको ये मान लिया था कि ये तो सवाल ही नहीं है, ये कभी हट ही नहीं सकता है, ये तो अब एक तरह से इंट्रेंच्ड हो गया, हट गया। ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं हम बहुसंख्य समाज को इग्नाइट किया और उसको लगा कि अच्छा ये तो कुछ दूसरी तरह की बात हो रही है और ये हमारी बात हो रही है। मुझे लगता है ऐसा हुआ है और इसको बिल्कुल हमारा एलिट समझ नहीं पा रहा है। वो अभी भी पुराने ही तरीके से सोचता है, उसी तरह की ईडियम्स का इस्तेमाल करता है, उसी तरह के मुहावरों का इस्तेमाल करता है, उसी तरह के, उसका कुछ नहीं बदला है, उसके विरोध करने के तरीके भी नहीं बदले, इसलिए वो बार बार फेल होता है। क्योंकि वो विरोध में सच्चाई है ही नहीं, वो विरोध के लिए विरोध है। ये भी बहुसंख्य समाज को दिख रहा है कि ये विरोध में एक तरह की ईमानदारी नहीं है, उसमें कुछ चीज ठीक भी हो तो भी विरोध जो हो रहा है वो हो रहा है विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। ये बहुसंख्य समाज देख पा रहा है कि उसमें कितनी बेईमानी है। तो ये मैं समझता हूं कि इस बात को हमको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो इसे बहुत बड़ी चीज मानता हूं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारत में नहीं हो और ये कोई मोदी जी के करने से हो रहा हो ये भी मैं नहीं मानता हूं। वो उसमें इंस्ट्रूमेंट है, वो उसमें निमित्त है और बहुत महत्वपूर्ण निमित्त है, लेकिन ये कुछ और हो रहा है। आप और देखिए, आप दुनिया को, आप इस्लामिक दुनिया को देखिए। मुझे ऐसा कई लोगों से, और मेरा अपना एस्टिमेट है कि ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ये बहुत बड़े स्तर पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ईरान में करीब 15 लाख लोग एक्स मुस्लिम हैं। उसी तरह हमारे अपने देश में भी इस तरह हैं लोग। कितने हैं कहना मुश्किल है, 5 लाख हों, 10 लाख हों, पता नहीं। ये एक नई चीज हुई है, ये आज से 10 साल पहले नहीं थी ये बात। ये एक नई चीज ने इसने पकड़ा है जोर। आप फिर सऊदी अरेबिया को देखिए, वहां पे वो लोग अपने प्री इस्लामिक हिस्ट्री को डिस्कवर कर रहे हैं। ये सारी चीजें आज से 10 साल पहले कल्पना भी करना मुश्किल था कि कोई इस्लामिक देश, कट्टर इस्लामिक देश जिसको कहा जाता था सऊदी अरेबिया, उसको खोज रहे हैं, उसको पता कर रहे हैं, उसके ऊपर छानबीन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये चीजें कैसे हो रही हैं? या अमेरिका का ये जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, वो भले ही छोटे रूप में हुआ हो पर हुआ है। हमने तेल लिया रशिया से, हमने रुपए में लिया, हमने डॉलर में नहीं लिया। और हम ही सिर्फ नहीं है, चीन के बहुत सारे व्यापार जो है दूसरे देशों से डॉलर के बगैर हुए हैं, हमारे बहुत सारे हुए हैं बिना डॉलर के। इस तरह से और देशों ने भी किया। हालांकि पूरे व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा होगा, लेकिन ये नहीं होता था ना आज तक। तो और ये जो है, जो जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी या जिस तरह का स्टैंड हमने लिया है, और भी लोग ले रहे हैं, अफ्रीका भी अब ले रहा है खुल के अमेरिका के खिलाफ बोल पाना।
और ये कहना कि भाई हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले देखेंगे, हम किसी के साथ हमेशा परमानेंटली नहीं है, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, जो ठीक लगेगा वैसे करेंगे। ये बातें आज से पहले नहीं होती थी इस तरह से। या यूएन को चैलेंज हो रहा है कि ये यूएन अब रिडंडेंट सा हो गया है। तो मैं ये सारी घटनाओं को एक विश्व पटल पर कुछ बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत मानता हूं जो हो रहे हैं। और मैं इस राम मंदिर की घटना और अपने देश के अंदर जो हो रहा है उसको इसके साथ जोड़ के देखता हूं कि ये एक बड़ा काल करवट ले रहा हो, ऐसी कुछ बात हो रही है, बहुत बड़ी बात हो रही है। और मुझे लगता है कि अगले 10, 12, 15 साल में ये दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बहुत बीच में उथल-पुथल क्यों, इस तरह के परिवर्तन ये आदमी के किए नहीं हो रहा है, ये मनुष्य के किए नहीं हो रहा है, ये कुछ और हो रहा है। तो इस उनका सोचने का तरीका जो भी यूनिवर्सल फोर्सेस हैं और हम लोगों के सोचने के तरीके में कोई समानता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसमें बहुत सारी उथल-पुथल भी हो सकती है, बहुत सारे अपहीवल्स भी हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मच बेटर वर्ल्ड एंड आई सी दैट हैपनिंग। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमारे राजनीति से जुड़े लोग या ये जो 4 स्तंभों में सीधे-सीधे जुड़े लोग हैं, उनको तो छोड़ दीजिए, उनसे कोई उम्मीद करना मुश्किल है। लेकिन हम आप जैसे लोग जो बिलॉन्ग तो करते हैं इसी अभिजात्य वर्ग, आपके पास बहुत अधिक अंबानी जैसा पैसा होने की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान में अभिजात्य वर्ग को बिलॉन्ग करने के लिए। आप अच्छी अंग्रेज़ी बोले, सेंट स्टीफेंस में या आईआईटी में घुस गए या आप कोई बड़े कॉलेज में घुस गए या बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, तो आप पहुँच गए उस एलीट रेरिफाइड एटमॉस्फेयर के हिस्से हो गए हैं। ये लोगों को जो सीधे-सीधे इन 4 स्तंभों से नहीं जुड़े हैं, इनको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। आत्म-मंथन करने की ज़रूरत है कि ये क्या हुआ है? हम क्यों हमारे अपने ही लोगों से, अपने ही तौर-तरीकों से इतने कट गए हैं? हमको क्यों इतना सेल्फ हेट्रेड है अपने के प्रति? और इसमें और रिडिक्यूल करने की बात, हमको अपने को लेकर के हम मज़ाक भी, ये वैसी बात नहीं है कि अपने पे हँसना अच्छी बात है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये हम अपने सांस्कृतिक सभ्यतागत चीज़ों को लेकर के जो मज़ाक उड़ाते रहते हैं और उसको हीन मानते हैं और अपने को उससे अलग करने के लिए ये पोस्चर लेते हैं, ये सब चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। हमको आत्म-मंथन करने की ज़रूरत है। ये आत्म-मंथन पीड़ादायक होगा, डेफ़िनेटली होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है, हम जो होते हैं उसको हम जस्टिफ़ाई करते हैं। तो हमको अगर जैसे ही लगेगा कि ये जो बात हो रही है इसमें तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो हम अपने को जस्टिफ़ाई करने लगेंगे। बिना जस्टिफ़िकेशन के उसको देखने में पीड़ा होगी, पर उस प्रोसेस से अगर एक बार गुज़र जाएँगे, तो मुझे लगता है कि ये होगा, 2 चीज़ें होंगी। हमको ये पता चलेगा कि ये जो मुखौटा हमने पहन रखा है, ये जो हमने एक पोस्चर ले रखा है फ़ॉल्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन बी आवरसेल्व्स, हम जो हैं वैसे रह सकते हैं और उसमें कोई बहुत हल्का महसूस करेंगे, नंबर 1। दूसरा, हम भारत की सभ्यता, वो जो बेसिकली हिंदू सभ्यता मैं उसको कहता हूँ, भारत की सभ्यता, हिंदू सभ्यता, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के साधारण लोग, साधारण मैं उसको कह रहा हूँ जो कि एक श्रद्धा भाव से मंदिर में जाता है, माँगने के लिए नहीं जाता हर समय। मनौती माँगने के लिए हर समय नहीं जाता। वो उसको वहाँ जाना भर उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस है। जो गंगा में डुबकी लगा कर के वो सोचता है ये मैं पवित्र हो गया। क्योंकि किसी ने बताया ऐसा नहीं, उसको ऐसा लगता है। उसके मन में एक श्रद्धा का भाव, एक ग्रैटिट्यूड का भाव स्वतः ही है। ये साधारण के साथ हम अगर इस प्रोसेस से गुज़र सकें, तो हम लोग उनको अपने नज़दीक पाएँगे और हम उनको एप्रिशिएट कर पाएँगे कि जिनको आज तक हमने तिरस्कार करके देखा, उन लोगों में कितना बड़ा स्ट्रेंथ है। हम उनका सम्मान कर पाएँगे, उनके साथ हमारे संबंध उसी तरह के होंगे और इस देश के हम इस देश बिलॉन्ग करते हैं, इस संस्कृति और सभ्यता को उसके लिए लेकर के हमको अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है। तो हम ये ज़रूरी है हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग प्रिविलेज तो हैं, एलीट क्लास को बिलॉन्ग करते हैं,
लेकिन मैं अपने आप को एक फॉर्च्यूनेट इसलिए मानता हूँ कि मैं उसको बिलॉन्ग करते हुए भी कहीं न कहीं, किसी न किसी कारण से उस जड़ों से जुड़ा भी रहा कहीं न कहीं। वो जड़ से बहुत मजबूत नहीं थी, परंतु फिर भी जुड़ा रहा। मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं इसलिए जुड़ा हुआ रहा, वो उसके वजह शायद धर्मपाल जी हों, शायद रिम्पोचे जी हों, शायद नागराज जी हों, शायद रविंद्र शर्मा हो, या मेरा अपना बचपन, जो मैंने काफ़ी समय गाँव को देखा, गाँव में गुज़ारा, तो उसकी वजह से उन चीज़ों से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, शायद वो वजह हो। शायद मेरा हिंदी मीडियम स्कूल में जाना वो वजह हो कि मैं पूरी तरह से अंग्रेजी मीडियम में नहीं गया, कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गया, जो भी वजह हो। इसकी वजह से ये जो बचा है, हम जैसे लोग अगर थोड़ा आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्म-मंथन करेंगे और बिना जस्टिफाई किए अपने आप, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपने को हम झूठ भी बोलते हैं तो उसको जस्टिफाई करते हैं। हम कोई गलत भी काम करते हैं तो उसको जस्टिफाई करते हैं। ये जैसे ही हम उसको जस्टिफाई करते हैं, हमारी प्रोग्रेस बंद हो जाती है। मतलब अपनी सेल्फ की प्रोग्रेस बंद हो जाती है। तो हमको जब ये हम करेंगे आत्म-मंथन और आत्मचिंतन, तो हमको जस्टिफिकेशन को ज़रा किनारे रखना होगा, जस्टिफाई नहीं करना होगा अपने आप को, कि अरे मैं तो इसलिए ऐसा हो गया, मैंने इसलिए ऐसा किया। उसको और इससे अगर हम गुज़र जाएँ, ये पीड़ादायक होगा। जस्टिफिकेशन एक मलहम लगा देता है उसमें। लेकिन अगर हम बिना जस्टिफिकेशन के हम इस पे खड़े रह सके, देख पाए, तो हमको इसमें से हम निकल जाएँगे और हमको ये फिर बहुत हल्का महसूस करेंगे। ये जो मुखौटा हम लोगों ने पहन रखा है बेमतलब का, उसको उतार फेंकेंगे और हल्का महसूस करेंगे कि ये मालूम होगा कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हमने बेमतलब ये सब कर रखा था और हम अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ हम उसकी गरिमा देख पाएँगे पहली बार। और हम अपने साधारण जो कि जिसमें आज भी वो दबा-कुचला होने के बावजूद भी उसमें इतना कुछ श्रेष्ठ है। उसमें कृतज्ञता का भाव सहज ही है, उसमें श्रद्धा का भाव सहज ही है, ये तो बड़े गुण होते हैं। हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएँगे, उसको एप्रिशिएट करते हुए, उसको कॉन्डेसेंडिंग नज़रों से नहीं देख के, बेचारगी की दृष्टि से न देख के, पहली बार उसके साथ एक तादाद में बैठा पाएँगे और मुझे लगता है ये ज़रूरी है। भारत खड़ा हो रहा है, विश्व बदल रहा है, हमको इसके साथ अपना आत्मचिंतन करके इस लय के साथ अपने को जोड़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद।